हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम। यू ऑल आर वेलकम टू दिस फ्री लाइव क्लास। फ्रेंड्स, लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। सो प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। तो जितने स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटीज एंड चार्जेस, जिसको लेकर के बराबर लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये हमारे जो जनरल बैंकिंग टॉपिक्स का पार्ट है पेपर के अंदर, उसको कवर कर रहा है। और ये बेस्ड किसके ऊपर है? या तो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, या आरबीआई की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, या ये इंडियन लॉ के ऊपर बेस्ड है। और जितने भी बैंकर्स हैं वो किसी भी स्केल में हो या किसी भी बैंक में हो, तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल सेशन है। यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। तो सिक्योरिटीज एंड चार्जेस में बैंक्स ऑब्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू सिक्योर देयर लोन। ये तो हमें पता है कि बैंक अपने लोन को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज ऑब्टेन करते हैं। तो कहीं पे वो स्टॉक्स को सिक्योरिटी बना लेते हैं, कहीं पे वो गोल्ड को सिक्योरिटी बना लेते हैं, कहीं पे वो गारंटर को सिक्योरिटी बना लेते हैं, कहीं पे वो व्हीकल को सिक्योरिटी बना लेते हैं। तो अलग अलग टाइप के लोन है और अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज हैं। दीज सिक्योरिटीज आर प्राइमरी सिक्योरिटीज और कोलैटरल सिक्योरिटीज। ये जो सिक्योरिटीज हैं या तो ये प्राइमरी सिक्योरिटीज होती हैं या ये कोलैटरल सिक्योरिटी होती हैं। प्राइमरी सिक्योरिटीज हम उस सिक्योरिटीज को कहते हैं जो एसेट लोन के अमाउंट से क्रिएट होते हैं। तो अगर व्हीकल परचेज किया गया लोन के अमाउंट से तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी बन जाएगा। कोलैटरल सिक्योरिटीज वो हैं जो लोन अमाउंट से क्रिएट नहीं होती, बट स्टिल दे आर क्रिएटेड एज सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ द बैंक। उनके ऊपर बैंक की फेवर में चार्ज क्रिएट किया जाता है। यानी कोलैटरल पहले से ही अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बोरोर चार्ज क्रिएट कर देता है बैंक की फेवर में। बैंक डील विद दीज सिक्योरिटीज अंडर प्रोविजन ऑफ डिफरेंट एक्ट। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज है इनके ऊपर एक ही एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, इसमें डिफरेंट एक्ट्स एप्लीकेबल बनते हैं। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से हैं सिक्योरिटीज के, क्योंकि उस ग्रुप के मुताबिक उनके ऊपर चार्ज कौन सा क्रिएट होगा ये डिसाइड होगा। कौन सा एक्ट उनके ऊपर अप्लाई होता है ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। उस ग्रुप में फिर कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं तो ये भी उसी के अंदर आ जाएगा। तो पहले हम जो ब्रॉडर ग्रुप्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इन ग्रुप में इमूवेबल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, दैट इज नंबर 1। एक्शनेबल क्लेम्स आ जाएंगे, मूवेबल एसेट्स आ जाएंगे, पेपर या डीमैट सिक्योरिटीज आ जाएंगी, पर्सनल गारंटीज आ जाएंगी। तो मैं इनको रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से। इमूवेबल प्रॉपर्टीज, एक्शनेबल क्लेम्स, मूवेबल एसेट्स, पेपर और डीमैट सिक्योरिटीज एंड पर्सनल गारंटीज। तो अब इन सिक्योरिटीज को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज को। अगर हमारी सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो पहले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आ जाएगी, बिल्डिंग्स आ जाएंगी, शिप मूव करता है हमें पता है, लेकिन डिस्पाइट दैट लॉ में चार्जेस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इमूवेबल में इंक्लूड किया है। इसके अलावा अगर मशीनरी है और मशीनरी एम्बेडेड है टू ग्राउंड, यानी उसको धरती के अंदर इस प्रकार से फिक्स किया जा सका है कि उसको निकाला नहीं जा सकता, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। मशीनरी अदरवाइज
मूवेबल का पार्ट होती है, लेकिन एम्बेडेड मशीनरी वो इमूवेबल का पार्ट है। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होना है वो कौन सा होना है और एक्ट उसको कौन सा कवर करता है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्ट उसके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो अवेलेबल एक्ट है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। ये एक्ट 1881 का नहीं, 1882 का ये एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा क्रिएट होता है? इसके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है मॉर्टगेज का। सो लैंड मॉर्टगेज होगी, बिल्डिंग मॉर्टगेज होगी, शिप मॉर्टगेज होगा, मशीनरी एम्बेडेड टू ग्राउंड, तो उसको भी मॉर्टगेज किया जाएगा। तो ये डिटेल था हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब हम नेक्स्ट टाइप के चार्ज को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्शनेबल क्लेम सिक्योरिटी। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम होते हैं अनसिक्योर्ड डेट। कोई भी ऐसा लोन जिसमें ना तो हमें मॉर्टगेज अवेलेबल है, ना हमें प्लेज अवेलेबल है, ना हमें हाइपोथिकेशन अवेलेबल है, तो वो बन जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड लोन को हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। पहले एक्शनेबल क्लेम में कौन कौन सी सिक्योरिटीज आएंगी? एक्शनेबल क्लेम में हमारे बैंक में जो एफडीआर है वो आएगी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाएगी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होंगे, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र वो भी इसी में आ जाएंगे, कंपनी गुड्स ऑन क्रेडिट बेचती हैं तो उनके जो बुक डेट अराइज होते हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये सिक्योरिटीज आ जाएंगी हमारी एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर। एफडीआर्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, बुक डेट्स, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, इनको हम हैंडल करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो जिस एक्ट में हम हैंडल करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज को, उसी में हम एक्शनेबल क्लेम्स को हैंडल करते हैं। यानी जो लीगल प्रोविजंस हैं वो एक्शनेबल क्लेम के वाले, वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पार्ट है। इनके ऊपर जो हम चार्ज क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं असाइनमेंट। सो चार्ज विच इज क्रिएटेड ऑन दीज एसेट्स इज नोन एज असाइनमेंट चार्ज। नेक्स्ट, मूवेबल एसेट्स। सो मूवेबल एसेट्स ऐसे एसेट्स जिनको हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे हमारी गुड्स हैं, स्टॉक्स, जैसे मशीनरी है, जैसे व्हीकल्स हैं, और भी ऐसा कोई एसेट विच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो आ जाएंगे हमारे मूवेबल एसेट्स के अंदर। इनसे रिलेटेड जितने भी चार्जेस हैं उनको हम किस एक्ट के द्वारा हैंडल करते हैं? तो इनके ऊपर अप्लाई होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मूवेबल एसेट्स के ऊपर जो चार्ज हम क्रिएट करेंगे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल बनता है। अब इनके ऊपर चार्ज कौन सा क्रिएट होगा? इनके ऊपर लियन क्रिएट हो सकता है, इनके ऊपर प्लेज क्रिएट होता है। तो अगर वो सिक्योरिटीज हैं जैसे शेयर्स हैं, जैसे बॉन्ड्स हैं, जैसे डिबेंचर्स के अगेंस्ट हमने लोन देना है, तो फिर लियन क्रिएट किया जाएगा। और अगर वो गुड्स हैं, स्टॉक्स हैं, तो फिर उसके ऊपर प्लेज किया जाएगा। और यहाँ पे पोजेशन जो बैंक के पास रहेगा दोनों ही सिचुएशंस के अंदर। तो अगर ये पोजेशन बैंक के साथ रहता है तो फिर या लियन क्रिएट होगा या प्लेज क्रिएट होगा मूवेबल एसेट्स के ऊपर। लेकिन अगर पोजेशन बैंक के पास नहीं रहता तो फिर हाइपोथिकेशन क्रिएट होगा। सो इफ पोजेशन इज विद बैंक
तो लियन और प्लेज होगा। इफ पोजेशन इज विद बोरोर तो फिर हाइपोथिकेशन क्रिएट होगा। तो आई होप यहां तक हर चीज हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए कि बहुत यूजफुल अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही है, यहां तक हर चीज बहुत क्लैरिटी के साथ हो रही है। तो पेपर के अंदर अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि एफडीआर के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे, तो हमने लीन आंसर नहीं देना है, हमने आंसर देना है एफडी के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा असाइनमेंट का। तो ये ध्यान रखना, पेपर में अगर मार्क्स लेने हैं तो असाइनमेंट को टिक करोगे। डे टू डे बैंकिंग में आप लियन बोलते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर में। चलिए अगली हमारी सिक्योरिटी है पेपर और डीमैट सिक्योरिटीज। ऐसी सिक्योरिटीज जो डीमैट फॉर्म में होती हैं या पेपर फॉर्म में होती हैं, जैसे हमारे पास शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं। सो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं। तो इनके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है। सो पेपर या डीमैट सिक्योरिटीज को हमने मूवेबल सिक्योरिटीज में नहीं लेंगे। उनके ऊपर चार्ज तो लियन क्रिएट होगा, लेकिन वो मूवेबल एसेट का पार्ट नहीं है, उसकी क्लासिफिकेशन इनकी अलग है। तो एक्ट एप्लीकेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और चार्ज इनके ऊपर है लियन। तो जब भी हमने लोन देना है अगेंस्ट शेयर्स तो हम लियन क्रिएट करेंगे। देन लास्ट हमारा ग्रुप है पर्सनल गारंटीज। प्रमोटर्स का पर्सनल गारंटी, थर्ड पार्टीज का पर्सनल गारंटी। तो ये पर्सनल गारंटी प्रमोटर्स की भी हो सकती है और ये थर्ड पार्टीज की भी हो सकती है। तो यहां पे जो एक्ट एप्लीकेबल वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो जो गारंटीज हम लेते हैं उसमें हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लाई करना होता है, और इसमें कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, रादर पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट होती है ऑफ द गारंटर। तो गारंटर उस लोन को रीपे करने के लिए पर्सनली लायबल बन जाता है। तो देयर इज पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द गारंटर्स। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज और स्पेसिफिकली उनको रिलेट करते हुए चार्ज। तो अब हम जनरल टाइप के जो चार्जेस हैं या चार्जेस के बारे में जनरल पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज ओवर द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के ऊपर हमने जो चार्ज क्रिएट करने हैं उनके मेथड्स क्या क्या हैं। सो ये चार्ज हम क्रिएट करते हैं बाय ऑब्टेनिंग सिक्योरिटी एंड लोन डॉक्यूमेंट्स। तो जब भी हम चार्ज क्रिएट करेंगे तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम सिक्योरिटीज ऑब्टेन करेंगे या लोन डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करेंगे। तो ब्रॉडली जब हम लोन डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं तो उससे चार्ज क्रिएट हो जाता है। मेनी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है पारिपार्श्विक चार्ज हम किस चार्ज को कहते हैं। सो व्हाट इज पारिपार्श्विक चार्ज। सो पारिपार्श्विक चार्ज इसको तब क्रिएट करते हैं जब दो या दो से ज्यादा बैंक उसमें इन्वॉल्व हो और वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं आपस में, जिसके बेसिस के ऊपर वो लोन प्रोवाइड करते हैं बोरोर को। उस केस में उनका जो शेयर होता है सिक्योरिटी के अंदर, वो उनकी जो रेशियो होती है लोन आउटस्टैंडिंग की, अकॉर्डिंग टू दैट होता है। तो उसको हम कहते हैं पारिपार्श्विक चार्ज। सो जब चार्ज को शेयर किया जाता है इन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव लोन्स तो वो चार्ज बन जाता है पारिपार्श्विक चार्ज। सो पारिपार्श्विक चार्ज इट मीन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंसोर्टियम लोन्स।
सो कंसोर्टियम लोन्स वो लोन्स हैं जहां एक से ज़्यादा बैंक होते हैं और वो एग्रीमेंट के थ्रू एक बोरोर को फाइनेंस करते हैं, वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं। अगर वो एग्रीमेंट के थ्रू नहीं करते तो फिर वो कंसोर्टियम नहीं होता, वो फिर मल्टीपल बैंकिंग हो जाता है। फ्लोटिंग चार्ज क्या होते हैं? सो व्हाट इज ए फ्लोटिंग चार्ज? सो फ्लोटिंग चार्ज हम उन चार्जेस को कहते हैं जो उन एसेट के ऊपर क्रिएट होते हैं, जो रोटेट होते रहते हैं। जैसे स्टॉक है, कैश क्रेडिट स्टॉक लिमिट के अंदर तो हम बोरोर को कैश क्रेडिट स्टॉक्स के अगेंस्ट लिमिट सेट करते हैं। तो उनमें स्टॉक्स क्या होते हैं? कभी वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में होते हैं स्टॉक्स, कभी वो स्टॉक प्रोसेस की फॉर्म में होते हैं जिनको हम SIP कहते हैं, और दीज कुड बी फिनिश गुड्स ऑल्सो। और ये रोटेट होते रहते हैं आपस में। तो इस प्रकार की सिक्योरिटी के ऊपर जो भी चार्ज क्रिएट होगा जो स्पेसिफिक नहीं है, इट इज नॉट स्पेसिफिक, क्योंकि ये रोटेट हो रही है, तो उस चार्ज को हम कहते हैं फिक्स्ड चार्ज। एक टर्म आती है, सॉरी, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। एक टर्म आता है फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज क्या होता है? So fixed charge is the charge which is created on those assets which remain same during entire period of the loan. तो ये चार्ज उन एसेट के ऊपर क्रिएट करते हैं जो थ्रू आउट लोन पीरियड एक जैसा ही एसेट बना रहेगा। जैसे व्हीकल लोन है, व्हीकल लोन में अगर हमने कार को फाइनेंस किया है तो थ्रू आउट हमारी यही सिक्योरिटी बनी रह जाएगी, सेम कार हमारी सिक्योरिटी बनी रहेगी। तो अगर सिक्योरिटी स्पेसिफिक है तो हम उसको कहते हैं फिक्स्ड चार्ज। इसके ऊपर अगर चार्ज क्रिएट किया जाए तो वी कॉल इट फिक्स्ड चार्ज। तो अब फ्लोटिंग चार्ज क्या है, पैरिपाशु चार्ज क्या है, फिक्स्ड चार्ज क्या है, और ये किन एसेट के ऊपर किन सिचुएशन में क्रिएट होते हैं। सो ऑल दीज मैटर्स आई एम श्योर अब आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी। तो चलें अब हम इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं क्विकली उनको कवर कर दें। अब आंसर आपने प्रोवाइड करना है अपनी कॉपी के अंदर। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इनमें कौन से आते हैं? तो देखिए कौन कौन से आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है। सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड कर लें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। सो जो लाइव क्लास को प्रेजेंटली वॉच कर रहे हैं तो वो चैट बॉक्स में आंसर दे देंगे, लेकिन जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो आंसर प्रोवाइड करेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे आंसर को। तो ये चार्ज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है इसमें कौन कौन सी गुड्स फॉल करती हैं? इसमें लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, शिप होता है। तो गुड्स इसमें नहीं होते, इसलिए ये नहीं बन सकता, ये बन जाएगा। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर नहीं होते। FD, LIC पॉलिसी ये भी उसमें नहीं होते। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। सो लैंड, बिल्डिंग एंड शिप। अंडर विच एक्ट डज चार्ज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज फॉल? इमूवेबल प्रॉपर्टीज को रिलेट करता हुआ चार्ज कौन सा है? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल। सॉरी फ्रेंड्स, तो हमारा चार्ज कौन सा बनता है? सो अंडर विच एक्ट जो चार्ज इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बनता है वो किस एक्ट में फॉल करता है, ये हमने बताना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, या सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। तो हमने बताना है एक्ट का नाम। फ्रेंड्स वो एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसी में हम इसके साथ डीलिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शनेबल क्लेम? एक्शनेबल क्लेम इनमें से एग्जाम्पल कौन सा है? लैंड है, FDR है, शेयर्स हैं, व्हीकल्स हैं। तो हमने बतानी है एग्जाम्पल ऑफ एक्शनेबल क्लेम।
सो लैंड है, एफडीआर है, शेयर है या व्हीकल्स हैं। तो एफडीआर जो हैं ये एक्शनेबल क्लेम्स हैं, बिकॉज एफडीआर जब हम इशू करते हैं तो कस्टमर को हम कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं करते, केवल उसको रिसीट दे देते हैं, पेपर रिसीट। तो इसीलिए एफडीआर एक एक्शनेबल क्लेम है। और लॉ के अंदर एफडीआर के ऊपर जो चार्ज क्रिएट करते हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, उस चार्ज को हम कहते हैं असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज एसोसिएटेड विद एक्शनेबल क्लेम्स। एसोसिएटेड कौन सा है चार्ज एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं यहां पे। सो इट इज कॉल्ड असाइनमेंट। तो जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन देते हैं, एनएससी के अगेंस्ट लोन देते हैं, बुक डेट के अगेंस्ट लोन देते हैं। पेपर में अगर हमने मार्क्स लेने हैं तो हम लियन वियन नहीं कहेंगे, हम आंसर प्रोवाइड करेंगे असाइनमेंट, तो हमें नंबर उसके मिल जाएंगे। अगर लियन करेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें और क्वेश्चंस को कवर करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्री लाइव क्लास, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल टू स्कोर बेटर। और प्रमोशन एग्जाम में तो हमने मैक्सिमम स्कोर करना होता है, तो उसके लिए ये क्लास बहुत यूजफुल है, तो इसको मिस मत करिए। लेकिन ये भी ध्यान रखें, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम। एग्जाम को पास करने के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करना होगा। तो अगर हम आधे अधूरे सिलेबस को कवर करेंगे तो फिर प्रमोशन एग्जाम के लिए जो मार्क्स हमें चाहिए तो वो हमें नहीं मिल पाएंगे। और उसमें आपको इंटरनल सर्कुलर्स को भी करना है जो आप अपने लेवल के ऊपर करते हैं। उसमें आपने जनरल बैंकिंग को भी करना है जिसमें आरबीआई की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, इंडियन लॉ है। तो ये सारे के सारे आपने कवर करने हैं। तो इंटरनल सर्कुलर आप अपने लेवल के ऊपर कवर करते हैं। इस हमारी लाइव क्लास में हम जनरल बैंकिंग को कवर करते हैं, लेकिन जनरल बैंकिंग क्योंकि बहुत वास्ट है, इसमें हम इसका थोड़ा सा पोर्शन ही कवर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। और आपको फुल सिलेबस को कवर करना है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स, उनको यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे क्वेश्चन बैंक को यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा पीडीएफ स्टडी नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। आरबीआई की नोटिफिकेशन की कम से कम 1 साल उसको आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, उसकी समरी भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं बहुत सारी, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। और मिलेंगे कहाँ पे? हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू आप इनको यूज़ कर सकते हो। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ तो हमारे कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है वहाँ पे टाइप कर देंगे। और इस सेशन को अगर आप लाइक कर देते हैं तो ज़रा अभी लाइक कर देंगे। तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि YouTube इसको ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं होता, आपका लाइक करने का मीनिंग है कि आप सजेस्ट कर रहे हैं YouTube को कि इसको और बहुत सारे लोगों को दिखाया जाए। तो कोशिश करें इसको लाइक कर दें, अभी लाइक कर दें। और लाइक आपने लाइक बटन को पुश करके करना है, चैट बॉक्स में टाइप करके नहीं बताना है। सो इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे, जिसके कारण आप हमारी कई क्लासेस को मिस कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप क्लासेस को मिस ना करें तो चैनल को बेल आइकन के साथ पुश करके सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन आपको ने साथ में जरूर पुश कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच एक्ट गवर्न्स मूवेबल एसेट्स लाइक गुड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। तो कौन सा एक्ट गवर्न करता है? तो कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कौन सा एक्ट गाइड करता है, गवर्न करता है मेनली? सो इट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन गुड्स के केस में जब सेल परचेज है तो फिर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के मुताबिक है। लेकिन यहाँ पे हम सेल की बात नहीं कर रहे, हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमें ध्यान में रखना होगा।
व्हाट इज चार्ज एसोसिएटेड विद मूवेबल एसेट्स व्हेन पोजेशन इज विद द बोरर? अगर पोजेशन बोरर के साथ हो तो मूवेबल एसेट के अंदर हम किस चार्ज को क्रिएट करते हैं? लियन को क्रिएट करते हैं, प्लेज को क्रिएट करते हैं, हाइपोथिकेशन को क्रिएट करते हैं या असाइनमेंट को क्रिएट करते हैं? मूवेबल एसेट्स इन पोजेशन ऑफ द बोरर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? तो यहां जो चार्ज क्रिएट होता है उस चार्ज को हम प्लेज कहते हैं मूवेबल एसेट के केस में, तो दैट इज नोन एज प्लेज। लीन हम करते हैं सिक्योरिटीज के केस में, तो ऑप्शन हमारा बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजेशन इज विद द बोरर, सॉरी ये मैं गलत बता गया हूं, पोजेशन यहां पे बोरर के पास है, बैंक के पास नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो हमारा आंसर बनना चाहिए हाइपोथिकेशन, क्योंकि पोजेशन बोरर के पास है। अगर पोजेशन बैंक के पास होगा तो फिर प्लेज बन जाएगा वो। What type of charges created on securities like shares, bonds and debentures? इनके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? लियन, प्लेज, हाइपोथिकेशन या असाइनमेंट? So which charge is created on this type of securities? तो इनके ऊपर जो हम चार्ज क्रिएट करते हैं वो चार्ज होता है हमारा लियन। अंडर विच एक्ट डज पर्सनल लायबिलिटी ऑफ ग्रंटर फॉल्स? जब हम ग्रंटर को पर्सनली लायबल बनाते हैं तो फिर कौन सा एक्ट है जिसके अंदर वो ट्रांजैक्शन फॉल होती है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है या वो कंपनीज एक्ट है? सो ग्रंटर को कौन सा एक्ट गवर्न करता है ग्रंटीज को? So which is this act? फ्रेंड्स ये एक्ट हमारा बनता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। व्हाट टाइप ऑफ मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन सिक्योरिटीज? अगर सिक्योरिटीज के ऊपर हमने चार्ज क्रिएट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्टेन मॉर्टगेज, ऑब्टेन सिक्योरिटी एंड लोन डॉक्यूमेंट्स, ऑब्टेन प्रोमिसरी नोट या ऑब्टेन करेंगे गारंटी को। अगर हमने चार्ज क्रिएट करना तो हम मेथड कौन सा यूज करेंगे? सो व्हाट मेथड विल बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग चार्ज ओवर द सिक्योरिटीज? उसके लिए हम सिक्योरिटी और लोन डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करते हैं। दिस इज द फॉर्म वी टेक बेनिफिट ऑफ। व्हेन डज पारी पाशु चार्ज अकर? पारी पाशु चार्ज की सिचुएशन कब अकर होती है? व्हेन सिंगल बैंक प्रोवाइड्स लोन, when two or more banks provide loan with a formal agreement, when loan is provided without any security या loan is unsecured। तो किस केस में पारी पाशु चार्ज अक्कर होता है? So what is that situation? When pari passu charge occurs. Pari passu charge occurs in which of these situations? So it occurs जब दो या दो से ज्यादा बैंक मिलकर के लोन देते हैं। तो पारी पाशु चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो शेयर किया जाता है बेस्ड ऑन ए फॉर्मल एग्रीमेंट। और शेयरिंग रेशियो क्या होता है? शेयरिंग रेशियो होता है आउटस्टैंडिंग लोन, उसकी रेशियो क्या है? What type of asset does floating charge apply to? अगर हमने फ्लोटिंग चार्ज अप्लाई करना हो तो किस प्रकार के एसेट्स के ऊपर ये चार्ज अप्लाई होता है? एसेट विच रिमेन सेम ड्यूरिंग एंटायर लोन पीरियड, एसेट विद नो सिक्योरिटी, एसेट विच कीप ऑन रोटेटिंग लाइक स्टॉक इन कैश क्रेडिट लिमिट, एसेट विच आर इमूवेबल। तो फ्लोटिंग चार्ज किस टाइप के एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल बनता है? ऐसे एसेट्स जो रोटेट करते हैं, ऐसे एसेट्स जो स्पेसिफिक नहीं होते, विच आर नॉट स्पेसिफिक, विच आर नॉट पर्टिकुलर। जैसे कार के अगेंस्ट लोन है तो वो स्पेसिफिक है,
स्टॉक के अगेंस्ट लोन, क्योंकि स्टॉक रोटेट होते हैं इसलिए स्पेसिफिक नहीं है वो, तो वहां पे हम क्रिएट करते हैं फ्लोटिंग चार्ज। व्हेन डज फिक्स्ड चार्ज अप्लाई? फिक्स्ड चार्ज कब अप्लाई होता है? व्हेन देयर इज नो सिक्योरिटी, व्हेन एसेट रिमेन्स सेम, व्हेन देयर इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन बैंक्स, व्हेन देयर आर मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व। फिक्स्ड चार्ज किस सिचुएशन में क्रिएट होता है? तो कौन सी वो सिचुएशन है? तो फिक्स्ड चार्ज क्रिएट होता है ऐसे एसेट्स के ऊपर जो स्पेसिफिक है। जैसे एग्जांपल हमने नोट की थी कार की, तो वहां पे फिक्स्ड चार्ज अप्लाई होता है। सो एक बार फिर से आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे हमारे क्वेश्चन को आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप उसे इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें भेज सकते हैं, हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। सेशन अगर आप यूजफुल लगा है तो उसको लाइक करें, उसको शेयर कर दें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।